नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टूल और एस्ट्रोसैट द्वारा अंतरिक्ष में नई खोज के अलावा आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला वैज्ञानिकों की। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर द्वारा की क्रैब नेब्यूला की पहचान। अध्यापक कर सकेंगे बच्चों में डिसलेक्सिया की पहचान। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया स्क्रीनिंग टूल डाली का निर्माण। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। कार्बन के उपयोग और महत्व पर हुई चर्चा। मिसाइल मैन के नाम पर शुरू की जाएगी फेलोशिप। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े शोध छात्र उठा सकेंगे लाभ। और खोज खबर में करेंगे चर्चा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व की महिला वैज्ञानिकों की। और अब खबरें विस्तार से। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अपने उपकरण कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर द्वारा क्रैब नेब्यूला की पहचान की है। माना जाता है कि क्रैब नेब्यूला अंतरिक्ष में पाई जाने वाली सबसे चमकदार हाई एनर्जी एक्सरे है। इसके अलावा एस्ट्रोसैट ने ब्लैक होल के स्रोत सिग्नस X1 को भी 2 दिनों तक देखा। इसरो का दावा है कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोसैट द्वारा अंतरिक्ष से जुड़ी और जानकारियां हासिल होंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद कार्य करना आरंभ कर दिया है। बिल्कुल नए तरीके से काम करने वाले कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर यंत्र ने आकाश में सबसे तेज चमकदार और तीव्र ऊर्जा वाली एक्सरे छोड़ने वाले क्रैब नेबुला को चिन्हित किया है। ये नेबुला 9 अक्टूबर को ठीक दोपहर 2:03 पर मिशन ऑपरेशन सेंटर पीनिया बेंगलुरु, पेलोड ऑपरेशन सेंटर और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे केंद्रों से साथ साथ चिन्हित की गई। क्रैब नेबुला को देखने की ये घटना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैज्ञानिक क्रैब नेबुला को अक्सर एक्सरे डिटेक्टर की क्षमता के परीक्षण के रूप में लेते हैं। इस घटना से ये साफ हो जाता है कि एस्ट्रोसैट पर लगे उपकरण और एक्सरे स्रोतों का पता लगाने में सक्षम हैं। एस्ट्रोसैट को 2 दिन एक ब्लैक होल स्रोत सिग्नस X1 भी दिखाई दिया है। एस्ट्रोसैट द्वारा ये क्रैब नेबुला पृथ्वी के असाधारण रूप से चार्ज पार्टिकल से भरे चुंबकीय क्षेत्र साउथ अटलांटिक एनोमली को पार करने के तुरंत बाद देखा गया। इसे देखना तब संभव हुआ जब वैज्ञानिकों ने वांछित चार्ज पार्टिकल्स के शोर को निष्क्रिय किया। चार्ज पार्टिकल्स कहीं एस्ट्रोसैट के उपकरणों को खराब ना कर दें, इसलिए एस्ट्रोसैट के सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्ट्रोसैट पर लगे कुछ एक्सरे उपकरण आने वाले 1 सप्ताह के अंदर चालू कर दिए जाएंगे और सभी एक्सरे उपकरण लगभग 1 महीने के अंदर क्रियाशील हो जाएंगे। वैज्ञानिक उत्साह के साथ एस्ट्रोसैट के पूरी तरह से क्रियाशील होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ये अन्य कोशिकीय एक्सरे स्रोतों से जानकारी भेज सके। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्दों को ठीक से पहचान नहीं पाते या फिर समझाने के बाद भी वो हमेशा गलत ही लिखते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसे बच्चों की आदत में सुधार नहीं आता और माता पिता बच्चों की इस परेशानी को समझ नहीं पाते। दरअसल ये डिसलेक्सिया है, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों का शब्द ज्ञान कमजोर होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग और असेसमेंट टूल विकसित किया है। इस टूल को डाली नाम दिया गया है, जिसकी मदद से अध्यापक छात्रों में डिसलेक्सिया की पहचान कर सकेंगे। हम में से ज्यादातर लोग डिसलेक्सिया शब्द से पहली बार तब परिचित हुए जब हमने तारे ज़मीं पर फिल्म में ईशान नाम के अभिनय को एक ऐसी बीमारी से परेशान देखा जिसमें वो सामान्य बुद्धि होने पर भी लिखे शब्दों को इसलिए नहीं पढ़ पाता था क्योंकि शब्द एक क्रम में दिखाई नहीं देते थे। इसी को डिसलेक्सिया कहा जाता है।
डिस्लेक्सिया शब्द को हम पढ़ने में विकार के रूप में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से ग्रसित बच्चे को लिखे हुए शब्दों को पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विकार के लिए अधिकांशतः आनुवांशिक या पर्यावरणीय कारक ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत की आबादी का लगभग 3 से 10% भाग डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। अधिकतर मामलों में पाया गया कि भारत में डिस्लेक्सिया की पहचान करने वाला कोई कारगर टूल उपलब्ध न होने के कारण हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाते और कुछ परिस्थितियों में तो ऐसा भी देखा गया है कि वयस्क होने तक भी इस विकार का पता नहीं चल पाता। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टूल का निर्माण किया है। इसे हिंदी, मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी 4 भाषाओं के लिए निर्मित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15 अक्टूबर 2015 को शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों के लिए डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टूल का लोकार्पण किया। I feel that the worth of this book is when each one of us develops a new dream and make sure that whatever has been contributed by these authors and whatever has been put in terms of knowledge by these learned authors, it is actually translated into real action. We are able to transfer this knowledge to each and every person who has the ability and the education already for diagnosing such ailments. डिस्लेक्सिया की जांच के लिए इस स्क्रीनिंग टूल का नाम डाली यानी डिस्लेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रखा गया है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में डिस्लेक्सिया की जांच के लिए डाली अत्यंत कारगर साबित होगा। डाली का निर्माण डॉक्टर नंदिनी चैटर्जी सिंह के मार्गदर्शन में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया है। डाली को अध्यापकों के लिए भी तैयार किया गया है ताकि वो विद्यार्थियों में डिस्लेक्सिया की पहचान कर सकें। जूनियर स्क्रीनिंग टूल विशेषतः 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, मिडिल स्क्रीनिंग टूल 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। 5 केंद्रों पर 1 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के 4840 बच्चों के लिए 4 भाषाओं में इस स्क्रीनिंग किट को स्कूलों में मानकीकृत किया गया है। 15 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में एम्स के मनोचिकित्सा विभाग से मंजू मेहता, डॉक्टर राजेश सागर और रमनदीप पटनायक द्वारा लिखी गई स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इंडियन सिनेरियो पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस किताब में विशिष्ट शिक्षण विकार स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर पर पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी दी गई है। ऊर्जा अनुप्रयोगों में कार्बन का महत्व, इसी विषय पर CSIR के नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कार्बन पर आधारित पदार्थों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन और भंडारण पर चर्चा की गई। सेमिनार का संचालन मुख्य रूप से हिंदी में किया गया, जिसमें जाने माने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योगपतियों के अलावा छात्रों ने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कार्बन पृथ्वी पर भारी मात्रा में मौजूद है और सदियों से ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाता आया है। आज के परिदृश्य में जहां कार्बन की खपत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में कार्बन ऊर्जा के स्रोत के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के मद्देनजर 15 और 16 अक्टूबर को CSIR द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा उत्पत्ति की तकनीकियों में कार्बन की विविध उपयोगिताओं पर केंद्रित था। कार्बन बहुत डेंजरस मटेरियल है हमारे लिए, लेकिन उतना ही ये मटेरियल उपयोगी है जैसे कि कार्बन ऑक्साइड हो गया, कोई भी डिफरेंट गैसेस हो गई, हमें हार्मफुल है, लेकिन इसका दूसरा अंग देखा जाए तो ही बहुत सारा उपयोगी है, जैसे कार्बन फाइबर का, ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब, ये सब पदार्थ हमारे एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए उपयोगी आ रहे हैं। संगोष्ठी में पूर्णतः कार्बन पर आधारित पदार्थों जैसे ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा,
ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब आदि की ऊर्जा उत्पादन और संग्रहण में उपयोगिता पर जोर दिया गया। शोध के लिए कार्बन जैसा पहले एक हमारे पारंपरिक कार्बन जो होते थे वो ग्रेफाइट या कोयला उस फॉर्म में होते थे, लेकिन अभी नए कुछ हाल के वर्षों में कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन और अनेक चीज़ें उसमें निकल के आने लगी हैं। इसके अलावा इसका चूँकि सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है नैनो पदार्थों का, तो इसकी वजह से इसका काफ़ी उपयोग बहुत सी संसाधनों में होता है। इस आयोजन की मुख्य बात ये रही कि इसमें प्रमुख शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और विद्वानों ने कार्बन आधारित नई तकनीकियों पर विचार विमर्श कर अपने विशेष अनुभव साझा किए, जिससे कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हो पाए। एक्चुअली एनपीएल में बहुत सारे फील्ड्स पे काम होता है और ये राज्य भाषा जो हिंदी है उसका प्रचार करने के लिए ये 2011 में एक कॉन्फ्रेंस भी हिंदी में करने का आयोजन किया गया और हर साल ये एक हिंदी में कॉन्फ्रेंस होती रहती है और हर एक साल मतलब एवरी ईयर एक टॉपिक चुना जाता है हर एक डिवीज़न से। इस बार ये कार्बन मटेरियल्स के ऊपर मतलब चुना गया है। तमाम विशेषताओं के बीच इस संगोष्ठी की एक और खास बात ये थी कि इसे पूरी तरह से राजभाषा हिंदी में ही आयोजित किया गया। संगोष्ठी में शामिल विशेषज्ञों में सम्मेलन को लेकर उत्साह देखा गया और विशेषज्ञों ने सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर कृष्ण लाल ने कार्यक्रम में मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर भी उपस्थित रहे। संगोष्ठी में एक पोस्टर प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 3 सबसे अच्छे पोस्टरों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा डॉक्टर कलाम के 85वें जन्मदिवस के मौके पर की गई। ये फेलोशिप उन युवा वैज्ञानिकों के लिए होगी जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्षेत्र में पीएचडी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। फेलोशिप की अवधि 3 साल की होगी, जिसके लिए शोधकर्ताओं का शैक्षणिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में 15 अक्टूबर यानी डॉक्टर कलाम के 85वें जन्मदिन को इस बार विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारत में युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत करने की घोषणा की। पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप्स कार्यक्रम उन युवा शोधकर्ताओं के लिए शुरू किया है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी करने वाले हैं और जिनकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं है। फेलोशिप के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष रखी गई है। इस फेलोशिप में एक रिसर्च एसोसिएट के बराबर की एक मासिक फेलोशिप तथा 1.5 लाख रुपए की 1 वर्षीय रिसर्च आकस्मिक अनुदान राशि भी शामिल है। मंत्रालय के अनुसार पोस्ट डॉक्टोरल फेलो को रिसर्च एसोसिएटशिप के लिए आवास, किराया भत्ता एवं अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो का चयन डॉक्टर आर.ए. मशेलकर की अगुवाई में विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जल्द ही फेलोशिप कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए विज्ञापन जारी करेगा और इससे संबंधित सभी दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और विदेश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में चल रही हलचलों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस।
31 अक्टूबर को हम सभी एक दुर्लभ खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे। 2015 TB 145 नाम का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से 4,99,000 किलोमीटर की दूरी पर 1,25,529 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेगा। इस क्षुद्र ग्रह का अनुमानित व्यास 280 से 620 मीटर बताया गया है और पृथ्वी से अधिक निकटता होने के कारण इसको खतरनाक भी माना जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने भरोसा दिलाया है कि इसके पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। अब से ब्लड बैंक्स आवश्यकता पड़ने पर आपस में रक्त का आदान प्रदान कर सकेंगी। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की सिफारिश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2 दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले के अनुसार ब्लड बैंक के बीच रक्त का नियमन संभव हो सकेगा और दूसरे के अनुसार अब प्लाज्मा का मूल्य निश्चित कर दिया गया है। अब प्रति 1 लीटर प्लाज्मा का मूल्य 1600 रुपए कर दिया गया है। OECD की क्लाइमेट चेंज डिवीजन के प्रमुख सिमोन बकल ने दुनिया के अधिकांश देशों को कार्बनीकरण को कम करने के प्रयासों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने ये बात पेरिस में होने वाले UN क्लाइमेट समिट की तैयारी से पूर्व हुई एक बैठक के दौरान कही। ये बैठक UN क्लाइमेट समिट के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए बुलाई गई थी। असम के कांजीरंगा पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क में विदेशी ऑर्किड्स की प्रदर्शनी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। दुर्गापुर गांव के इस पार्क में 500 से ज्यादा धान, औषधीय पौधों, विभिन्न प्रकार के स्थानीय फल फूल लोगों को अपनी ओर लुभाएंगे। ऑर्किड के साथ साथ पार्क में गैंडे, हाथी, जंगली भैंसे, दलदल के हिरण, हॉग भालू जैसे जानवर पार्क के मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के द्वारा किसानों की मदद से खोला गया ये पार्क नवंबर से मार्च तक के लिए खोला जाता है। अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक रोचक खबर है। नासा बहुत जल्द पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्र की खींची फोटो वेबसाइट पर जारी करेगा और पृथ्वी के घूमते हुए अलग अलग फोटोक्रम भी जारी करेगा। अर्थ पॉलीक्रोमैटिक इमेजिंग कैमरा के द्वारा खींची गई ये तस्वीरें पृथ्वी के घूमने के क्रम को स्पष्ट रूप से दिखाएंगी। नोबेल पुरस्कार विज्ञान में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसके लिए विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए हर साल वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। इस साल महिला वैज्ञानिक मिस टू यूयू को नोबेल के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिन्होंने मलेरिया के लिए थेरेपी की खोज की है। इतिहास पर नजर डालें तो मिस टू यूयू के अलावा 15 ऐसी महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले ये पुरस्कार 1903 में मैडम क्यूरी को दिया गया था। इसके बाद साल दर साल महिला वैज्ञानिकों ने अपने उत्कृष्ट शोध कार्यों द्वारा नोबेल पर कब्जा जमाया। तो आज के खोज खबर सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे उन्हीं महिला वैज्ञानिकों की जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल का नोबेल पुरस्कार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर विज्ञान के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए इसे एक महिला वैज्ञानिक को प्रदान करने की घोषणा की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार चाइना अकेडमी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बीजिंग की सुश्री टू यूयू को मलेरिया की रोकथाम के लिए नई थेरेपी आर्टमिजनिन की खोज के लिए देने की घोषणा की गई। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि उन 16 उत्कृष्ट महिला शोधकर्ताओं की परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिन्हें विज्ञान जगत में अपने असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। महिलाओं को नोबेल पुरस्कार कब कब प्राप्त हुए, यदि इस श्रृंखला को शुरुआत से देखा जाए तो इस सूची में सबसे पहला नाम आता है स्कोलोडाउस्का क्यूरी का, जिन्हें हम मैडम मैरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। मैरी क्यूरी को उनके पति के साथ 1903 का नोबेल पुरस्कार रेडियम और पोलोनियम द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए प्रदान किया गया था। 1911 में एक बार फिर मैडम मैरी क्यूरी को शुद्ध रेडियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मैडम क्यूरी विश्व की ऐसी पहली महिला बन गईं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साथ ही नोबेल पुरस्कार वितरण के इतिहास में उन 4 लोगों की सूची में भी शामिल हो गईं जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने का कीर्तिमान हासिल किया है।
मैडम क्यूरी की बेटी आयरीन जूलियट क्यूरी ने भी अपनी मां के पद चिन्हों पर चलते हुए वर्ष 1935 का नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में अपने सर्वोच्च योगदान के लिए हासिल किया। आयरीन जूलियट क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में अपनी मां के कार्य को आगे बढ़ाया। अल्फा कणों के साथ बोरोन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बमबारी करके रेडियोधर्मी आइसोटोप्स की उत्पत्ति कर कृत्रिम रेडियोधर्मिता को साबित किया। 1947 का नोबेल पुरस्कार गर्टी थेरेसा कोरी को मिला। उन्होंने साबित किया कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में बने रहने के लिए एंजाइम ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं और पुनः लैक्टिक एसिड को एंजाइम में, और इस घटना चक्र को नाम दिया कोरी साइकिल। गर्टी थेरेसा कोरी इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिलाओं की सूची में अगला नाम जर्मन की मारिया गोएपर्ट मेयर का है। मारिया गोएपर्ट मेयर परमाणु बम के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। भौतिकी के क्षेत्र में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए 1963 का नोबेल पुरस्कार मारिया को दिया गया। भौतिक वैज्ञानिक मारिया जियोपार्ट मेयर ने न्यूक्लियर के ढांचे की संरचना प्रस्तुत की। परमाणु नाभिकों की संरचना की ये व्याख्या एक गणितीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत की गई थी। हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का 100वां वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर ब्रिटिश शोधकर्ता डोरथी क्रोफुट हॉजकिन के नाम को याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ही क्रिस्टलोग्राफी को और अधिक उन्नत बनाया और पेनिसिलिन, विटामिन B12 और इंसुलिन की 3D संरचना की खोज की। डोरथी को घातक एनीमिया से लड़ने के लिए आवश्यक प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी के निर्माण और विटामिन B12 संरचना की पहचान के लिए 1964 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला वैज्ञानिकों ने साल 1977 से 2008 तक नोबेल पुरस्कार लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल किया। 1977 में रोजलिन सुसमैन यालो ने, 1983 में बारबरा मैक्लिंटॉक, 1986 में रीटा लेवी मॉन्टेलिसिनी ने, 1988 में गर्ट्रूड बी इलियन, 1995 में क्रिस्टीन नस्लीन वॉलहार्ड, 2004 में लिंडा बक, 2008 फ्रांसुई बारे सिनूसी ने हासिल किया। वर्ष 2009 एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें रसायन विज्ञान और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार महिला शोधकर्ताओं को मिला। इजरायली क्रिस्टलोग्राफर एडा ई योनाथ को वर्ष 2009 का नोबेल पुरस्कार राइबोसोम्स की संरचना पर किए गए कार्य के लिए प्रदान किया गया। योनाथ ने प्रोटीन बायोसिंथेसिस यानी कोशिकाओं के द्वारा प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया की कार्यप्रणाली की विस्तृत व्याख्या की। 2009 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कोरल ग्रीडर को प्रदान किया गया। ग्रीडर ने खोज की कि किस प्रकार गुणसूत्र टेलोमेर्स के द्वारा सुरक्षित होते हैं और एंजाइम टेलोमेर्स कैंसर की रोकथाम में सहायक होते हैं। 2014 एक बार फिर से साक्षी बना चिकित्सा के क्षेत्र में एक महिला के सर्वोच्च योगदान का। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट मे ब्रिट मोजर ने मस्तिष्क में पोजिशनिंग सिस्टम को बनाने वाली ग्रिड कोशिकाओं की खोज की और 2014 का नोबेल पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जैसा कि सदियों से महिला वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं, आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से इनके अभूतपूर्व योगदान का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और महिला सशक्तिकरण का साक्ष्य बनकर विश्व में पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं को प्रेरणा देता रहेगा। ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
नमस्कार।